उसका एक जिस्ट कंक्लूडिंग स्पीच के नाते मुझे आपको बताना है। संक्षिप्त में केवल वो 8-10 मिनट में मैं ख़त्म करूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रायपुर महाधिवेशन का भले ही औपचारिक रूप से समापन हो रहा, लेकिन इसके साथ ही एक नए कांग्रेस का आगाज होने जा रहा है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ पीसीसी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सहयोगी मित्रों को और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को और सेवा दल और हमारे सारे फ्रंटल संगठन को तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पिछले कई दिनों में लगातार मेहनत करके इतना अच्छा आयोजन किया। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक देश के कोने कोने से यहाँ प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। इस सम्मेलन में सोनिया जी का बहुत प्रेरक संबोधन रहा। उन्होंने बड़े एनकरेजिंग भाषण दिया। वो हमारे लिए बहुत ही एक स्पीड दिलाने वाली और हमको एक शक्ति देने वाली भाषण है। राहुल जी और प्रियंका जी के साथ वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने जमीनी कार्यकर्ताओं में एक नई उमंग पैदा कर दी है। राहुल गांधी जी अभी अपने तकरीर में ये बात कही कि चंद लोग इस देश की संपत्ति को लूट रहे हैं, पैसा हमारा और संपत्ति भी हमारी, और उस पैसे से वो खरीद कर मोदी जी एक व्यक्ति को दे रहे हैं और उस अदानी को इतना बड़ा बना रहे हैं। वो एक व्यक्ति आज हाथी के जैसा मोटा बन गया है और किसी और व्यापारियों को इतना मदद सरकार ने नहीं किया जितना अदानी को किया। इसके लिए जो राहुल गांधी जी ने एक संकेत दिया कि पूरे कांग्रेस पार्टी, पूरे नेतागण, पूरे कार्यकर्ता, पूरे युवा, महिला सभी एक होकर सत्य की खोज निकालना है और कैसे पैसे उनके पास आया, कितना पैसे उन्होंने बनाया, किन किन रीतियों से बनाया, उसके लिए हम लड़ेंगे। ये उन्होंने जो कहा, हम उनके साथ हैं, उनके साथ लड़ेंगे, उनके साथ खड़े होंगे और ये संदेश पूरे देश में हम लेके जाएंगे। जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए हम सभी ने एक होकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक उसको यशस्वी बनाया और वो राहुल जी की मेहनत भी थी और लोग भी उनको जुड़ते गए और सारी चीजें उन्होंने बताई। तो मित्रों, 138 साल के कांग्रेस के इतिहास में अब तक 85 महाधिवेशन हुए और उन सब में देश की दिशा को बदलने वाले फैसले हुए हैं। जनता के
सरोकार से जुड़ी देश की जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनमें कई ऐसी है जिनके मूल विचार हमारे अधिवेशनों में आई है। यहाँ तक कि भारत के संविधान में शामिल मूल अधिकार का विचार भी हमारे 1931 में कराची रेजोल्यूशन में आया था और उसी के बहुत से विचार आज हमारे बहुत से रेजोल्यूशन में आए हैं। रायपुर में हमने उसी परंपरा के तहत पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल अफेयर्स, एग्रीकल्चर, सोशल जस्टिस और यूथ से संबंधित प्रस्तावों को आखिरी रूप दिया और आप उन्हीं 6 प्रस्तावों को पारित भी किया और पास भी किया। ये काम कई चरणों में हुआ और बहुत से साथियों ने इसे अपने ज्ञान अनुभव से संपन्न बनाया। ड्राफ्ट बनाने से लेकर उनको अंतिम रूप देने के काफी लंबा विचार मंथन हुआ। कई लोगों की इसमें भागीदारी रही और उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। महाधिवेशन में संविधान संशोधन के CWC सदस्यों की संख्या 25 से बढ़ाकर 35 करने का फैसला हुआ है। हमारी CWC में 50% जगह SC, ST, OBC, महिला और युवाओं को देने का ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया है। जहां जितनी चर्चा हुई वो सार्थक रही। मुझे लगता है कि इसमें जो सुझाव आए हैं वो हमारे पार्टी संगठन और राज्य सरकारों के साथ अन्य क्षेत्रों के लिए उपयोगी साबित होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन मुद्दों का महत्व होगा और 2023 में हो रही आधे दर्जन राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी इसकी बड़ी उपयोगिता होगी। शहीद वीर नारायण सिंह नगर, नया रायपुर में पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने अनेक विषयों पर चर्चा की, जिससे हमारी पार्टी को भविष्य की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। जमीनी स्तर पर बुनियादी मुद्दों को पहुंचाने का मार्ग मजबूत करना है। यहाँ हमने जिन आम प्रस्तावों को मंजूरी दी है वो देश की आवाम के भविष्य से जुड़े बेहद अहम मुद्दे, इनको हम इम्प्लीमेंट करके भारत को एक नया इतिहास रचाएंगे। जहां हमारी राज्य सरकारें हैं वो उस काम को करेगी और जिन राज्यों में हमारी सरकारें बनेगी इस एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। संसद और जिन राज्यों में हम विपक्ष में है वहाँ संसदीय फोरम पर इन सवालों को हम उठाते रहेंगे। 2024 में केंद्र में सत्ता में आने पर जो विषय केंद्र से संबंधित होंगे उस पर अमल किया जाएगा। रायपुर कांग्रेस महाधिवेशन के समापन भाषण में संगठन को लेकर मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद का हमारा लंबा इतिहास कई चुनौतियों, उतार चढ़ाव और सफलताओं का इतिहास है। 62 सालों तक देश की आज़ादी के लिए
संघर्ष किया, आज़ादी हासिल की और देश को संविधान दिया, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया। इसीलिए इन मूल्यों की रक्षा का जिम्मा भी सबसे अधिक हमारे ऊपर है और देश की जनता भी हमसे यही उम्मीद करती है। आज हमारे सामने तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन कोई ऐसी चुनौती नहीं है जिसका समाधान कांग्रेस नहीं निकाल सकती। एकता, अनुशासन, दृढ़ संकल्प की जरूरत है। पार्टी की ताकत में ही हमारी ताकत है। हम जो आचरण राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे उसका संदेश हमारे करोड़ों साथियों तक हर स्तर पर मिलेगा और गांव तक ये संदेश जाएगा। समय के साथ बहुत सी चीजें बदलती है, जनता की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं बदलती है, नई चुनौतियां सामने आती है, रास्ता भी निकलता है। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति और सामाजिक कामों का रास्ता कभी खत्म नहीं होता। हमें केवल चलते रहना है। हमारी कई पीढ़ियां इसी रास्ते पर चलती रही और आगे भी चलते रहेंगे। इसीलिए नौजवान साथियों से खास तौर पर मैं अपील करना चाहता हूं कि भविष्य आपका है। कांग्रेस मजबूत होगी तो इस देश का भविष्य सुखद होगा। राहुल जी ने जिन पथरीले रास्तों पर चलकर एक माहौल बनाया है, उसे आगे ले जाने का सबसे बड़ा जिम्मा हम सबका है। देश में जिस चिंताजनक स्तर पर गैर बराबरी बढ़ रही है, उसका बहुत खतरनाक संकेत मिल रहा है। अमीर और अमीर हो रहा है, जबकि गरीब और गरीब बन रहा है। गांव और शहरों के बीच खाई गहरी होती जा रही है, तनाव बढ़ रहा है। इसमें हमें अपने एजेंडे में लेना है, गरीबों के साथ खड़े रहना है। किसानों, मजदूरों, दलितों, अल्पसंख्यकों और नौजवान, महिलाओं के, आदिवासियों के मुद्दों पर लगातार सक्रियता से हमको लड़ना है। बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ अपनी मुहिम को लगातार अपने एजेंडे में रखना है और नफरत फैलाने वाली विचारधारा के खिलाफ मजबूती से मुकाबला हमको करना है। और सबसे बड़े चुनौती डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रचित संविधान और लोकतंत्र को बचाने का और उसका सुरक्षा करने का हम सब की जिम्मेदारी है। साथियों, कांग्रेस का मतलब है देशभक्ति, त्याग और बलिदान। कांग्रेस का मतलब है सेवा और समर्पण। कांग्रेस का मतलब है निष्ठा और प्रेरणा। कांग्रेस का मतलब है समृद्धि और खुशहाली। और कांग्रेस का मतलब है करुणा और न्याय। कांग्रेस का मतलब है निर्भयता और अनुशासन। और कांग्रेस का मतलब है भारतीयता। हर एक कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इसी भावना का प्रतीक है और उसे आगे बढ़कर और भी काम करना है। हमें याद रखना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने न केवल देश को आज़ाद कराया, बल्कि एक समृद्ध भारत की बुनियाद भी रखी। ऐसा भारत निर्मित किया है जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र है। भाइयों, जो 6 विषय थे
उन 6 विषय को मैं संक्षिप्त में निकाल देता हूं। राजनीतिक, हम महाधिवेशन साफ कर दिया है। बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हमारी विचारधारा की लड़ाई तीव्र होगी। चुनावी मुकाबले तो होते रहते हैं, पर कितना भी समय लगे और कितना भी संघर्ष हो, हम एकजुट होकर लड़ने को तैयार हैं। भारत जोड़ो यात्रा से भी हम यही मार्गदर्शन हमको मिला है। आर्थिक, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, सार्वजनिक संपत्तियों का अंधा निजीकरण, बढ़ती रोजगारी और महंगाई हमारे सबसे बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं। हमें मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल पर चलना होगा। पब्लिक सेक्टर की भूमिका को नई शक्ति देनी होगी। खास करके हमें मित्रवादी पूंजीवाद से देश को बचाना है। तीसरा, किसान और खेत मजदूर। किसान और खेत मजदूर हमारी आर्थिक नीति की प्राथमिकता होने चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन कांग्रेस सरकार ने संभव कराया, इससे देश बदला। कृषि का निजीकरण हमारे देश के लिए हानिकारक होगा। कृषि में और अधिक आर्थिक निवेश के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो अभी हमको जो फार्मर्स के लिए जो रेजोल्यूशन यहाँ पर रखे हैं, उसका हम पूरे लोग समर्थन करते हैं। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, जाति जनगणना करना अनिवार्य बन गया है। यूपी सरकार ने 11, 12, 13 के बीच जाति जनगणना करवाया था। हमारी सरकार बदल जाने की वजह से सर्वे प्रकाशित नहीं हो पाया। नई जनगणना जरूरी है, जो कानूनी और संवैधानिक प्रावधान सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए उसे लेटर एंड स्पिरिट में लागू करना होगा। पांचवा, युवाओं का उत्थान। इसमें हम एनईपी असल में नागपुर एजुकेशन पॉलिसी है, आरएसएस की पॉलिसी है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। ये हमारे देश और समाज को और पीछे लेके जाएगा। और ये जो संविधान वो बनाना चाहते हैं और शिक्षण जो देना चाहते हैं, वो मनुवाद का शिक्षण देना चाहते हैं, वो मनुस्मृति का शिक्षण देना चाहते हैं। इसीलिए हमको ठोस से उसका मुकाबला करना है। ये आप पढ़ना जरूरी है। इसके लिए हम एक होकर लड़ते रहना चाहिए। विदेश नीति, चीन को क्लीन चिट देकर हमने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। जिन पड़ोसी मुल्कों से हमारे संबंध अच्छे थे, आज उन संबंधों पर एक विफल विदेश नीति का साया मंडरा रहा है। ये चीन के बारे में कुछ बातें हमारे नेता राहुल गांधी जी रखे, उसका रिएक्शन भी उधर से आ गया कि वो हम कोई देशभक्त नहीं, हम देशद्रोही है, वही देशभक्त है। ऐसा एक उन्होंने माहौल बना रहे हैं। और वो जो हम चीज़ें उनको पूछ रहे हैं, भाई हमारे ज़मीन पे उनका आक्रमण हुआ है, हमारे ज़मीन पे वो पुल बांध रहे हैं, हमारे ज़मीन पे वो घर बांध रहे हैं, वो आए कैसा, ये हम ये पूछ रहे हैं। तो इसकी जानकारी न देते हुए वो कांग्रेस के ऊपर टीका करते रहते हैं और राहुल जी के ऊपर भी टीका करते रहते हैं। लेकिन
जो गलतियां सरकार करती है उसको हम बताते रहेंगे, हम डरेंगे नहीं। हमारा काम है देश को सुरक्षित रखना, एक रखना, ये हमारा काम है। मैं अंत में आप सब साथियों से ये कहना चाहता हूं कि आप सभी न सिर्फ रायपुर डिक्लेरेशन को देश के जन जन तक पहुंचाना, बल्कि ये भी याद रखें कि हमारी कांग्रेस पार्टी का हर साथी लोकतंत्र और संविधान के लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए आखिरी सांस तक एकजुट होकर लड़ेगा और जीतेगा। अंत में मैं आपको बोलना चाहता हूं कि एक मजबूत कांग्रेस से ही एक बुलंद भारत बन सकता है। मेरे साथ आप बोलिए, मैं ये नारा दूंगा, लेकिन मेरा जरा कमजोर होगा तो भी आप जरा जोर से बोलेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। मजबूत कांग्रेस, अरे वैसा नहीं भाई, मजबूत कांग्रेस, बुलंद भारत बोलना चाहिए। मजबूत कांग्रेस, मजबूत कांग्रेस। साथियों, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और मुझे यहाँ पर आप सभी डेलीगेट्स और सारे साथी और हमारे स्टीयरिंग कमेटी के नेता लोग और खासकर यहाँ के मेहमान जो होस्ट चीफ मिनिस्टर है या हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट है, उनके मंत्रीगण हैं, उनके साथ हमारे सेवा दल वर्कर्स हैं, ये सभी ने जो प्रेम दिया और हमारे लोगों को, डेलीगेट्स को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, उन्हें एक अच्छी ढंग से उनकी व्यवस्था करके उन्होंने सबके दिल जीत लिए हैं। इसलिए उनको भी मैं आखिरी धन्यवाद देकर मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद। मैं बोलूंगा जय हिंद, आप ही बोलो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया। अब मैं विनती करूंगा